लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना वजूद अलग से है, किसी शख्स किसी फर्द के साथ इसका वजूद नहीं है। ये कंपनी वो तमाम लीगल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल निगोशिएशन कर सकती है जो एक फर्द कर सकता है अपने नाम से। अपने नाम से कंपनी को वर्चुअली एक शख्सियत बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? शख्सियत बना दिया गया है। तो आप कह सकते हैं द मेन फीचर और लिमिटेड कंपनी इज दैट इट हैज सेपरेट लीगल एंड लीगल आइडेंटिटी। देखिए, इसकी लीगल आइडेंटिटी का अलहदा होना ही आपके लिए शील्ड है। अगर इसकी लीगल आइडेंटिटी ना होती, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं है, जैसे कि कॉर्पोरेट जो आपकी पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, उसकी नहीं है, तो फिर तो लेन देन आपके साथ हुआ ना, बिजनेस की तो कोई हैसियत नहीं। इसलिए वहां आपकी लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। यहाँ तो बिजनेस की अपनी शख्सियत मौजूद है, उसकी अपनी पर्सनालिटी मौजूद है। लिहाजा जो निगोशिएशन हो रही है, जो डील हो रही है, बेशक वो फर्द कर रहा है, लेकिन एक्चुअली फर्द अंडर द फ्लैग ऑफ बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस की अपनी एक शख्सियत, लिहाजा आपकी डील बिजनेस से है, और यही वजह है कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई। क्यों? कि जिसने जो लेन देन है वो किससे करेगा? वो कंपनी से लिमिट करेगा, फर्द से नहीं कर रहा वो। फर्द उसका रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसकी अपनी अब कोई हैसियत नहीं डीलिंग में फर्द की। अब हैसियत किसकी है? कंपनी की। लिहाजा जो इसकी सेपरेट एंटिटी है इसके ओनर से, अगर कंपनी कोई नुकसान करती है, ओनर को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओनर अलग है, कंपनी अलग है। लिहाजा यही चीज हमें क्या देगी? लिमिटेड लायबिलिटी। उसने बता भी दिया कि अगर कंपनी क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए, तो कोलैप्स करने की सूरत में दे कैन नॉट फोर्स टू यूज पर्सनल फंड टू पे बिजनेस डेट। कोई जरूरत नहीं अपने पर्सनल फंड को इस्तेमाल करके इसके डेट को पे करने की, क्योंकि कंपनी अपने लेन देन की खुद जिम्मेदार है, आप उसके जिम्मेदार। हाँ, अलबत्ता आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैंने अपना इतना पैसा इस कंपनी को दे दिया, जो दे दिया वो आप वापस नहीं ले सकते। आप वो उस कंपनी के नाम, बिल्डिंग भी हो सकती है, जमीन भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, वो वापस नहीं आएगा, वो अब उसमें ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई एक कंपनी आल्सो नोन एज, हम इसे कॉरपोरेशन भी कहते हैं। कॉरपोरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी क्रिएट की गई है अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन। यकीनन ये रेगुलेशन हमें हुकूमत ने प्रोवाइड की है, और उन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए हमने इसे बनाया है। राइट हो गई जी बात। तो इसके एसेट्स और इसकी लाइबिलिटीज, इसके एसेट्स और इसकी सेपरेट है किससे? ऑनर से। अगर इसका कोई नुकसान हुआ, कोई मसला हुआ, तो ऑनर जो है वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। कॉरपोरेशन हैज मेनी राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पावर्स। तो जब इसकी एंटिटी का वजूद है, तो फिर इसके हकूक भी हैं, इसके फराइज भी हैं, और इसकी कुछ जिम्मेदारियां यानी इख्तियारात भी इसके पास दे दी गई। ठीक है। मिसाल के तौर पे, जैसे एक फर्द आबिद असद असलम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई जमीन खरीद सकती है, कोई जायदाद खरीद सकती है अपने नाम से, किसी को हायर कर सकती है, तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। राइट जी। एज अ लीगल, एज अ लीगल एंटिटी। किसी कानूनी मामले में अगर रिसोर्सेज के हवाले से, किसी हवाले से कंपनी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, कंपनी कानूनी चारा जो भी कर सकती है, सू कर सकती है किसी पे, और कोई इस पे भी कानून कर, कोई कार्रवाई कर सकता है, नहीं इस पे भी केस कर सकता है। कंपनी भी केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी केस लॉन्च किया जा सकता है। एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इसकी सेपरेट एंटिटी है, लिहाजा इसके लेन देन के साथ उसके मालिकान का कोई कंसर्न नहीं। ठीक है जी।
और उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि अगर ये लिक्विडेट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है और अपने जाती एसेट बेच के पैसे अदा करें। नो, नेवर, जरूरत नहीं। राइट जी, बात समझ आती है। इस लिहाज से पहले दोनों बिजनेसेस से बिल्कुल मुनफरिद कारोबार। अब जहां तक सवाल पैदा होता है, इसको एक लिमिटेड लायबिलिटी शील्ड दे दी गई है, यानी फैसला साज इस शील्ड के पीछे। और वो दिफा क्या है कि कंपनी खुद एक लीगल एंटिटी रखती है। लिहाजा ये बेशक बहुत सारी स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हों, ठीक है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में भी वर्ड क्या आ गया, लिमिटेड। तो लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड होगी। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये होगा कि जैसे ये दो लोगों ने, चार ने, पांच ने मिलकर बनाई, तो पैसा इन चारों पांचों का होगा। रजिस्टर्ड ऐसे ही होगी जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। आगे इनकी मर्जी है, ये पांचों खुद डायरेक्टर बन जाएं, इनमें से तीन या चार डायरेक्टर बन जाए, बाकी अपने नॉमिनीज बिठा दें और कंपनी को चलाना शुरू कर दें, तो फिर ये प्राइवेट लिमिटेड है। फिर ये जैसे अक्सर होती है ना बड़ी अमीर फैमिलियां, वो बाज कंपनी अपनी फैमिली की हद तक ही रखती हैं, उसके शेयर स्टॉक में लॉन्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? बस उनकी मर्जी है। वो कहते हैं जी ये जो है ना शाह काम इंडस्ट्री शाह काम खानदान के साथ हो मस्त है, बस हम इसको किसी को देना नहीं चाहते। एक मिसाल दे रहा हूँ, राइट, सही जी। अच्छा, अब कहते हैं मोस्ट लार्ज कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड की बजाय क्या होती हैं, पब्लिक हेल्ड होती हैं, यानी वो उनके शेयर स्टॉक में बिक जाते हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियां वही बन सकती हैं, चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी छोटी कंपनी होती है आमतौर पर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, चूंकि नाम से ही जाहिर है कि इसके हिस्सेदार तीन लोग नहीं, चार लोग नहीं, पूरी पब्लिक है, पूरी पब्लिक है। थोड़े थोड़े पैसे बहुत सारे लोगों ने डाले हुए हैं। तो यही यही वही शेयर्स हैं जिनका रेट रोजाना आप सुनते हैं अखबारात में और न्यूज में कि जी आज स्टॉक इंडेक्स इतना ऊपर चला गया, ऐसे होता है ना। सो तो ये शेयर्स जो हैं ये बिकते हैं, कहाँ बिकते हैं, स्टॉक की शक्ल में स्टॉक मार्केट में बिकते हैं। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो स्टॉक की प्राइस क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है जी। इस तरह इन्वेस्टर को डबल फायदा होता है, एक तो डिविडेंड मिलेगा मुनाफे की सूरत में, और दूसरा जब मुनाफा मिलेगा कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर की कीमत भी बढ़ जाएगी। राइट बच्चों, मल्टीपल बेनिफिट। अच्छा जी, कहते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या प्राइवेट ही रहेगी, क्या वो पब्लिक नहीं हो सकती? तो ये बहुत बड़ा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, आता ही रहता है कि अगर कोई पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहे कि वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो सकती है? यस, हो सकती है। इसको क्या, इसका इसका टर्म नेम क्या है, गोइंग गोइंग पब्लिक। टर्म नेम क्या है, गोइंग पब्लिक। इसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या है, ऑफरिंग। ये टर्म भी पेपर में आएगी, आईपीओ भी और गोइंग पब्लिक दोनों आएंगे, क्योंकि ये रास्ता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने का। लिहाजा ये तो लाजमी एड्रेस होगा पेपर में, राइट जी। अच्छा, तो आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इससे क्या होता है कि पब्लिक हेल्ड कंपनीज ऑब्टेन एडिशनल फंड्स बाय इशूइंग न्यू कॉमन स्टॉक। इस तरह आप कॉमन स्टॉक इशू कर देते हैं, वो आम लोग खरीद लेते हैं और आप नया पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड होना चाहती है कि जब पांच छह लोग इन्होंने बनाई थी तो पैसा सिर्फ यही दे सकते थे, जाहिर है सोर्स महदूद है। और जब कंपनी अच्छी चल रही है, नए प्रोजेक्ट भी बन सकते हैं, फिजिबिलिटी भी सामने है और पैसे की कमी का भी सामना है, तो वो क्या करेंगे, वो आईपीओ कर देंगे कि यार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करो और आम लोगों से पैसा एक्सट्रैक्ट करके अपने कारोबार में इंजेक्ट कर लो। हाँ, ये ठीक है कि कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस जो शेयर का खरीदने वाला है उसके लिए मशले राह होती है, अच्छा यार पहले जब ये प्राइवेट लिमिटेड थे तब इन्होंने क्या किया, तो वो अपनी पिछली कोई एक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। वो देख लेगा यार पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो बेहतर है मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ। क्या हाल है बच्चों? तो इसके अंदर शेजान का नाम है। शेजान पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जूसेस बनाती है, आपने नाम सुना होगा। फिर क्या हुआ, वो आईपीओ करके गोइंग इनटू
इनिशियल पब्लिक ऑफर करके गोइंग पब्लिक में चली गई। पब्लिक में जाने के बाद उसके शेयर्स मार्केट में बिके, लेकिन अच्छी खासी वैल्यू गेन कर चुके हैं, अच्छी खासी वैल्यू गेन कर चुके हैं। बैकग्राउंड में मसला ये था कि एक्चुअली, चले वो बाद में बात हो सकती है, कंसर्न नहीं है हमारे कोर्स के साथ। इसी तरह आपने जो है कोहिनूर एनर्जी का सुना होगा, इसी तरह आपने नाम सुना होगा कैपको का। कैपको भी पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। एक्चुअली हुकूमत का एक पावर प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट था, उन्होंने प्राइवेटाइज किया, एक फॉरेन अमेरिकन कंपनी ने आके खरीद लिया। खरीद कर उसी से कमा के गवर्नमेंट को पैसे देके उन्होंने गेन कर लिया। जब उनको उनको एक्सटेंशन की जरूरत थी तो उन्होंने कहा, पहले भी उन्होंने पैसे गवर्नमेंट को कमा के दिए थे, उन्होंने कहा एक्सटेंशन करनी तो बीसी में से ही करते हैं। उन्होंने उसको आईपीओ करके उसके शेयर्स मार्केट में बेच दिए, और अब वो उसी से अपने आप को ग्रो करेंगे। राइट बच्चों? तो ये चलता है, सही हो गई बात। और पब्लिक में जाने का फायदा ये है कि जब पैसा चाहिए आप नए शेयर्स इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह आपकी कंपनी एक बड़े नाम के साथ चल सकती है। राइट बच्चों? और मसला ये आ जाता है, जहां तक कुछ क्लियर है आपको? बिल्कुल जी बेटा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, ये जब ये शेयर वगैरह पब्लिक बनाते हैं तो अल्टीमेट फायदा ये नहीं होता है क्योंकि इनकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है। देखिए, असल में बात ये है कि ये अपने पैसे को भी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना, अपना हिस्सा छोड़ेंगे थोड़ी। जैसे इन्होंने 10-10 लाख लगाया है, तो अपने 10 लाख में 10 रुपीज एक शेयर के एतबार से अपने भी शेयर्स बना लेंगे, तादाद लिख लेंगे ना अपनी भी, जिसका इतना पैसा लगा हुआ है। फायदा ये होगा कि कंपनी ग्रो कर सके। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख शेयर हैं और इन्होंने पब्लिक होना है तो ये 10,000 शेयर खुद रखेंगे सारे और बाकी ये रखेंगे। बाकी बेच देंगे, और आई ये जाके एससीसीपी पे रजिस्टर्ड करके आएंगे कितने शेयर दिए रखें, टोटल इश्यू करेंगे, इनके अपने कितने होंगे और कितने ये फिर सेल करेंगे। ये और खरीद सकते हैं शेयर जो पब्लिक जाती है। पब्लिक जांच में हाँ कोई भी खरीद सकता है, बल्कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वापस आप अपने कंट्रोल में लाना चाहें तो आप मार्केट से शेयर खरीद लें। अभी आपने कहा था कि ये डायरेक्टर्स भी हैं, तो जब ये पब्लिक जाएंगे तो डायरेक्टर्स की पोजीशन रहेंगे। ये एक नया सवाल है, इसके ऊपर चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अब जरा चलते हैं इस बात की तरफ जो इन्होंने इशारा किया है कि इसका क्या मसला है। इसका जवाब हम जरा सिस्टम से समझते हैं कि इसका सिस्टम होता क्या है। पहले यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। जी जी, 3-4 बातें। ये कंपनी का अलहदा वजूद है, मालिकान के साथ इसका लेना देना कोई नहीं। इसकी दो शक्लें हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक ग्रुप के पैसे लगे हुए हैं, है लिमिटेड लाइबिलिटी लेकिन पैसा उनका है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जाके डील की जाए तो उसे आईपीओ कर देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके शेयर्स नए अनाउंस करके वो अवाम को बेचकर वो पैसा भी ले आते हैं, अपना पैसा और वो पैसा लगा के नए प्रोजेक्ट्स को लगा लेते हैं, लेकिन फिर ये पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। राइट जी? अब इसका निजाम कैसे चलता है, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पिछली प्रीवियस बात के लिए स्लाइड को मैंने किया है कि जरा थोड़ा सा ना आप समझ सकें ग्राउंड है क्या, तो इसको मैंने काफी सोच समझ के बनाया है। असल में बात ये कि सबसे पहली चीज ये समझिए कि जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो वो एक सेपरेशन हो जाती है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस हो जाती है। क्या मतलब? कि मालिक अलग हो जाएंगे और कंपनी चलाने वाले अलग हो जाएंगे। तो ये रहे कंपनी के मालिक, ये कौन है? ये शेयर होल्डर है। हम इनकी मल्टीपल डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं ताकि कोई ना कोई तो आपको याद रहेगी ना। मल्टीपल डेफिनेशन, एक नहीं दो तीन मैंने लिखी, छोटी छोटी बातें। पहली बात लिखी है वन सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, वन सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ओन द बिजनेस। एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है बिजनेस के, क्या है? मालिक है। पुट देयर ओन मनी इनटू द, इन्होंने अपना ही पैसा किस में डाल दिया? बिजनेस में डाल दिया। ठीक है जी। एंड ओन ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इज्तमाही तौर पे तो सब शेयर होल्डर उस बिजनेस के तमाम एसेट्स के क्या है? मालिक है। इसलिए मैंने इन्हें लिख दिया ऊपर के मालिक है, ऑनर भी लिख दिया। राइट जी?
दूसरी तरफ अब वो लोग हैं जो इस कंपनी को चलाएंगे, उनको क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज। इनका मैंने नाम क्या लिखा और इनको डिफाइन क्या किया? कंट्रोलर्स। ये कंट्रोल करेंगे। बात बड़ी लॉजिकल है। अगर ये ब्लू एयर है या पीआईए है, तो जो मालिकान है उन्हें तो एयरलाइन के बारे में कुछ नहीं पता, लिहाजा वो तो शेयर्स खरीद के घर बैठ जाएंगे। ना उन्हें जहाज उड़ाना आता है, ना उन्हें जहाज चलाना आता है, ना उन्हें जहाज के बारे में मालूम आता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कारोबार को चलाएंगे। और चलाने वाले कौन होंगे? मैंने कहा अनदर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स रन द बिजनेस, मेक ऑल decisions for the business and manage the operation of business। ठीक है, बात समझ आती? एक कौन है? ओनर्स, क्या काम ने? शेयर होल्डर, मालिक। दूसरे कौन है? कंट्रोलर्स। एक शेयर होल्डर है, एक कंट्रोलर्स है। कंट्रोलर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये है शेयर होल्डर। अब एक मसला पैदा होगा। ठीक है, एक मसला पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो सकता है? कोई भी काम आप कर रहे हैं, पैसा आपका नहीं है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, पैसा आपका, शायद आपको उसका इतना दर्द ही ना हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरी बात, मालिकान क्या सोचेंगे? हम मालिक हैं, इसमें जो कमाया जाएगा वो हमारा होगा, क्योंकि मालिक हम हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या सोचेंगे? ये छोटे छोटे शेयर होल्डर, 5-5 हज़ार रुपया देने वाले गरीब लोग, काम तो हम चला रहे, लिहाजा कमाई हमारी है। और ये हुआ, क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे फैसले किए कि जो कमाया वो ज्यादा वहीं लगाते गए। अपने लिए अच्छी गाड़ियां, अपने लिए बड़े लग्जरियस ऑफिसेस, मॉडर्न लैपटॉप्स। यहां पे जरूरत पड़ गई कि इन इन दोनों के दरमियान इंटरेस्ट को अलाइन किया जाए, इनके मफादात को के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ऐसा ना हो कि ये सिस्टम ही फेल हो जाए। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए, जिस जिस मुल्क में ये सिस्टम फेल हुआ है, वो तरक्की कर ही नहीं सका, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जहां जहां सिस्टम फेल हुआ है, ये वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। छोटे छोटे बिजनेस हैं, इतने छोटे बिजनेस हैं। होटल खोल लोगे, बार्बर शॉप खोल लोगे, भाई डैम कौन बनाएगा? बिजली कौन बनाएगा? एयरलाइन कौन चलाएगा? ये बड़े बड़े काम कौन करेगा? ये फिर हुकूमत करेगी। तो हुकूमत इतने बड़े बड़े काम करेगी, वो हुकूमत चलाएगी कि हुकूमत कारोबार करेगी? और जो हुकूमत कारोबार करेगी, वो फिर डिफेंस नहीं कर सकती आप, फिर उसकी तवज्जो तो बिजनेस की तरफ है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगी? लिहाजा इस मॉडल का कामयाब होना जरूरी है, ताकि छोटे छोटे कारोबार प्राइवेट ओनरशिप में चले, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, और बड़े बड़े कारोबार इस शक्ल में चले, और वो भी लोग चलाएं। वो भी लोग चलाएं, डैम भी बनाए, सड़कें भी बनाए, एयरलाइंस भी बनाए, और हुकूमत को मेंटल पीस मिले। और यहाँ क्या है, हमारे पाकिस्तान में ट्रेन चलानी किसने चलानी है? हुकूमत ने। बड़ी पीटीसीएल हुकूमत चलाए, एयरलाइन हुकूमत चलाए, स्टील मिल हुकूमत चलाए। और भाई हुकूमत क्या क्या चलाएगी? इसीलिए तो तरक्की नहीं हो सकी। तो ये मॉडल इसलिए बना है कि स्टील मिल भी चलाओ, एयरलाइन भी चलाओ, लेकिन किस तरह चलाओ? पब्लिक लिमिटेड कंपनी की शक्ल में। लोग अपना पैसा लगाए कारोबार में, और ये लोग जो है कारोबार को चलाएं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? कहते हैं द मेन पर्पज ऑफ ये है कि हमने कुछ असूल बना दिए। इन असूलों का नाम क्या है? कॉरपोरेट गवर्नेंस। यानी कॉरपोरेट को चलाने के गवर्निंग रूल्स क्या होंगे या प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो कहता है सबसे पहली बात ये इसलिए बने हैं कि इन दोनों के इंटरेस्ट को क्या किया जाए? क्या किया जाए बच्चों? अलाइन किया जाए, इन दोनों के मफादात का तहफ्फुज किया जाए। तो कहता है मेन पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द शेयर होल्डर, कि इनके इंटरेस्ट को अलाइन किया जा सके और
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो शेयर होल्डर हैं उनके दरमियान एक मुआहिदा हो जाए, ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या हो बच्चों, लिए जा सकें। तो असूल क्या है, असूल पढ़ते हैं जी। पहला असूल ये है, पहला असूल ये है, पहला असूल क्या है बच्चों, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी की उर्दू क्या होगी, जवाबदेही। ये किसके सामने जवाबदेह हो, बताइए किसके सामने जवाबदेह डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर। तो सीधी बात है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मालिकान के सामने क्या है, जवाबदेह। पहला असूल ये बनाया कि भाई नहीं, तुम आजाद नहीं हो, तुम्हें जवाब किसको देना है, शेयर होल्डर्स को। दूसरी बात, तुम्हें मुल्क के कवानीन और रेगुलेशंस का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वैसे क्या कह सकते हैं, क्या करना पड़ेगा बच्चों, लॉज और रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा। क्या हाल है, पासदारी करनी पड़ेगी किसकी, मुल्की कवानीन को मानना पड़ेगा। तो पहला असूल क्या बनाया, मालिकान के सामने तुम जवाब दो। दूसरा असूल क्या बनाया, मुल्की कवानीन को तुम ओबे करोगे, बिकॉज दिस इज फर्स्ट एंड, ये हमारा मुल्क सबसे आगे। आगे क्या बच्चों, क्या मतलब, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है वाजिया, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, शफाफ। तो जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल साफ, सबके सामने नजर आना चाहिए आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, हर वक्त दस्तियाब, ताकि आप जो ट्रांजैक्शन करें वो शेयर होल्डर को, मालिक को नजर आए। ठीक है जी। तो पहला असूल क्या हुआ, आपको जवाबदेह होना होगा किसके सामने, ताकि ये नहीं कि आप अपनी मर्जी की गाड़ियां खुद ही खरीद लें, पता लगे सारी BYC आपने खरीद ली है, मुनाफा तो शेयर होल्डर का था, लिहाजा आप उनके सामने क्या होंगे। दूसरी बात क्या है, आपको हमारे मुल्क के कवानीन की पासदारी करनी होगी। ऐसा ना हो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर मुल्क पे कब्जा कर ले, हो चुका है ना इंडिया में, कंपनी ही थी ना इसने पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया। अच्छा बच्चों, आगे क्या है, ट्रांसपेरेंसी, जो खरीदोगे जो बेचोगे सब कुछ लिखो, लिख के हमें दो, ताकि मालिकान को पता हो क्या रहा है। दूसरी बात, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि इखलाकियात के मुताबिक काम करोगे, एथिकल एक्शन और डिसीजन लोगे। अब एथिकल एक्शन क्या हो सकते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है और तार घटिया लगा दें, सरिया घटिया लगा दें, सीमेंट घटिया लगा दें, ये एथिकल बात है? नहीं। तुम्हें असूलों पे और इखलाकी असूलों का भी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों। देखिए ना, एक कंपनी यूरोप से एडवर्टीजमेंट बनवाए और आप अपनी बहन के साथ बैठे हुए हैं और वो टीवी पे चला दे, तो क्या हम इसकी इजाजत देंगे, हम इसकी इजाजत, हम अपनी मजहबी वैल्यूज एथिक्स के मुताबिक काम करने देंगे, उसके अलावा काम करने नहीं देंगे। पैसा हमारा है, जहां चाहे लगा दे, क्या हाल है, इजाजत है इनको। जो काम करेंगे पहले क्या करना होगा, बकायदा एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जो कारोबारी फैसला किया इसमें कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर ज्यादा रिस्क है तो क्या आपने उसका कोई हल किया, कोई इंश्योरेंस करवाई है, शिप है, जहाज है, जो भी खरीदा है उसकी इंश्योरेंस करवाई है आपने। तो क्या करना पड़ेगा, रिस्क एनालिसिस, जितने भी खतरात हैं उनके ऊपर रिपोर्ट बनाए, ताकि हमें पता हो कौन से खतरात हमारे बिजनेस को हैं और आप उन्हें कैसे फेस कर रहे हैं। और उसके अलावा बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होंगे, इंटरनल कंट्रोल। क्यों भाई, कोई ऐसे ही ना ना हो कोई हमारी चीजें उठा के लेके जा रहा है, चौकीदारी कोई नहीं है, कैमरे कोई नहीं है,
सिस्टम ऑफ कंट्रोल ही कोई नहीं है, तो हमारा माल है चोरी हो रहा है, आपको फिक्र कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल, ना डेटा चोरी हो सके, ना रिसोर्सेस। तो आपको एक पूरा निजाम बनाना चाहिए। ये असूल है इसके, इसके गवर्नेंस के। मालिक कौन है, चलाएगा कौन, लेकिन इन असूलों पे चलाएंगे। असूल क्या है? आप मालिक के सामने जो मुल्की कवानीन है उनको आप क्या करेंगे, ओबे करेंगे। जो जो भी खरीदेंगे बेचेंगे क्या करेंगे, वाज़ेह रिपोर्ट बनाएंगे। यानी इसीलिए तो अकाउंटिंग की अहमियत बढ़ी है, इसीलिए तो आप इस क्लास में बैठे हैं। अगर ये ना होता तो हम भी यहाँ नहीं होते। और दूसरी बात क्या है, इंटेग्रिटी। क्या मतलब, इखलाकी किरदार का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना, एडवर्टाइजिंग में, प्रोडक्ट बनाने में, फैसले करने में। और उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हाँ, कैलकुलेट करें ना कि खतरात हैं क्या, ये नहीं कि अंधाधुंध फैसला कर दें आप। और आखिरी बात क्या है बच्चों, निजाम, जब आपने बिल्डिंग बनाई, जो बनाई, उसके अंदर एक कंट्रोल निजाम होना चाहिए। चीजें हमारी हैं, एहतियात करें, आप उनको संभाल के रखें। इमानत को हमेशा ज्यादा संभाल के रखना होता है। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल? राइट जी। ये चीजें जो है ये क्या है, ये इसके असूल बना दिए गए, यानी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असूल है। राइट जी। अब इन असूलों पर दोनों में एक मुआहदा हो गया है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे हम खुश हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे हम खुश नहीं होंगे। राइट जी। क्लियर हो गई बात? ये मैंने समझाने के लिए कि यार ये निजाम चल कैसे रहा है। राइट जी। तो यहां तक तो समझ आ गई, दो एंटिटीज हैं, इन असूलों के तहत दोनों काम चला रहे हैं, ये मालिकान है और वो कारोबार चलाने वाले हैं। राइट जी। अगर आप बिजनेस में आए तो इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे ऑनर। क्यों, आप सीए नहीं करना आगे? ये करके ओनरशिप है। तो सीए करके ऑनरशिप में कैसे आएंगे आप? अपना काम स्टार्ट आप उधर जाओगे यार। अपनी काम है। आर्टिकल चले आपको कहीं और भेज दें। अच्छा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। देखिए ये इसका जवाब ये है कि अगर तो आप फाइनेंस की तरफ गए तो फाइनेंस मैनेजर बनेंगे ना पहले, और फिर फाइनेंस डायरेक्टर बनेंगे, तो फिर तो आप उस तरफ जाएंगे। ठीक है। और अगर ऑडिट फर्म खोलेंगे फिर ठीक है, फिर आप इसमें नहीं होंगे, फिर आपकी एक अलग एंटिटी होगी। यहाँ तक कोई चीज मुश्किल नहीं? क्लियर सब बच्चों को? कोई सवाल तो नहीं आपका? अच्छा, ये स्लाइड बना के कहीं जुल्म तो नहीं कर दिया आपने? मतलब पता लगे वो मेरी किताब से मुश्किल से हमने बना दिया है, सिर्फ समझाने के लिए कि यार ये चल कैसे रहा है। अच्छा बच्चों, अब देखिए। अच्छा, ये आगे जाके ना आप बिजनेस लॉ में थोड़ा रिपीट भी करेंगे, कॉर्पोरेट लॉ में ये सारा सिस्टम दोबारा आपको कराएंगे। अच्छा बच्चों, अब वो बच्चा कह रहा था कि जो डायरेक्टर होंगे क्या वो डायरेक्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो हो सकता है कि जिस साल वो आईपीओ हुआ है उस साल आपके जो मालिकान थे वही डायरेक्टर रहेंगे। अभी तो रहेंगे, अभी तो नया नया आईपीओ हुआ है। लेकिन आफ्टर एवरी 3 इयर्स देयर इज हेल्ड एन इलेक्शन। हर 3 साल बाद क्या होता है, एक इलेक्शन होता है। उसमें वोट कौन डालेंगे, शेयर होल्डर। और उसमें कैंडिडेट्स आएंगे, आपकी कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े एक्सपर्ट। 2 पैनल हो सकते हैं, 3 पैनल हो सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और जिनके हक में आप वोट डाल देंगे वो बन जाएंगे डायरेक्टर्स। और जिनके वोट कम होंगे वो फिर मैनेजमेंट छोड़ के चले जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? 3 साल बाद क्या होंगे, वोट कौन डालेगा, शेयर होल्डर्स वोट डालेंगे। राइट जी। और शेयर होल्डर जब वोट डालेंगे तो जिसके वोट ज्यादा होंगे वो कंपनी चलाएगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर तो उन डायरेक्टरान को आगे भी शेयर होल्डर वोट देते रहे तो फिर वो चलाएंगे। लेकिन अगर उनके अपने शेयर्स निकाल के ज्यादा वोट उनके अगेंस्ट आ गए तो फिर उनको मैनेजमेंट छोड़नी पड़ेगी। ये शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। इस डर के पेश नजर अक्सर लोग जब शेयर्स बेचते हैं वो 51% अपने पास रखते हैं, 49% बेचते हैं, ताकि ये हालात पैदा ही ना हो। जी बच्चों। अभी आपने कहा अपने शेयर का बात की, इसका क्या मतलब? मतलब देखिए ना, अगर आपके शेयर ज्यादा है तो आपके वोट खुद अपने पास ज्यादा है ना।
लेकिन अगर 50% शेयर आपके पास है तो 50 वोट आपके अपने ही, आपको किसी से वोट मांगना नहीं। अच्छा बच्चों, राइट हो गई जी बात। अच्छा, ये बात समझ आती है। अब देखिए, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने इलेक्ट किया? इनको इलेक्ट किया किसने बच्चों? तो इनको इलेक्ट किया है शेयर होल्डर ने, वोट डाल दी। अब जब वोट डल गए तो ये शेयर होल्डर बन गए, सॉरी डायरेक्टर बन गए। अब ये कंपनी चलाएंगे, ये अपना पहले चेयरमैन भी बनाएंगे, इन्हीं में से सबसे सीनियर बंदा जो वो चाहे उसको चेयरमैन बना लेंगे। सीईओ इलेक्ट भी अपने में से खुद ही चूज कर लेंगे, आपने सिर्फ वोट डालना है। वो पहले भी बता सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट हुए तो ये सीईओ होगा, ये चेयरमैन होगा, और बाद में भी कर सकते हैं, इस वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। लेकिन जो लोग इलेक्ट होंगे उन्हीं में से कौन होगा? कंपनी का चेयरमैन, और उन्हीं में से होगा कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उन्हीं में से होगा कंपनी का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, जो जो विनर होंगे जाहिर है वही चूज करें, वही इलेक्ट करेंगे आगे अपने में से। अब दो बातें, जब ये लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारियां क्या है? पहली जिम्मेदारी इनकी क्या है बच्चों? कंपनी की, कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करना, जहां जहां लोगों की जरूरत है उनको हायर करना, और क्या करना बच्चों? कंपनी की जिम्मेदारी इनके ऊपर क्या है? ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की देखना, ये इनकी क्या है? शाबाश, जिम्मेदारी। ये इनकी क्या है? जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं? लॉन्ग टर्म कंपनी को चलाना है, जहां जहां किसी मैनेजर की, वर्कर की जरूरत है उसे हायर करना है, और इसकी परफॉर्मेंस का ख्याल रखना। राइट जी, नो प्रॉब्लम। अब जिस जिस चीज का इनके पास इल्म नहीं है, जहां जहां इनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज लैक कर रहा है, ठीक है जी, नॉलेज लैक कर रहा है, तो फर्ज करें इनके अंदर कोई लॉयर ही नहीं है। एक लॉयर तो होना चाहिए एज अ डायरेक्टर, नहीं है तो बुरी बात है। जब भी लीगल इशू आएगा उसका मशवरा कौन देगा? बोर्ड को। और अगर इनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है तो ये लैक ऑफ नॉलेज को आइडेंटिफाई करेंगे। जितने लोग इनके अंदर ये जैसे लैक कर रहे होंगे, तो कुछ एक्सपर्ट्स को अपनी मीटिंग में बुलाएंगे। कौन सी मीटिंग में? एक मीटिंग तो है ना जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बुला लिया करेंगे विजिटिंग के तौर पे। ठीक है, किसके तौर पे? बुला लेंगे कि यार ये नॉलेज कम है और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, जाहिर है उनको कुछ पे करेंगे, उनको पे करेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? क्या समझ आया? जो लोग इलेक्शन जीत गए वो कंपनी चला रहे हैं, मैनेजर हायर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तय कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के जिम्मेदार हैं। लेकिन जो नॉलेज लैक कर रहा है, फर्ज करें इनके पास कोई लॉयर नहीं है तो लॉ का नॉलेज इनके पास कम है, इसी तरह आईटी का नॉलेज भी इनके पास कम है, तो उसके लिए ये विजिटिंग लोग बुला लेंगे। जैसे सीएफई में जो हमारे पास सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता, हम क्या बुला लेते हैं? विजिटिंग बुला लेते हैं, उसे पर आवर पे कर देते हैं। इसी तरह ये विजिटिंग बुला लेंगे, लेकिन जिन लोगों को विजिटिंग बुलाएंगे वो एक्सपर्ट होंगे, उस फील्ड के होंगे, यही चक्कर है ना। उनको हम कहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्या है? वो फुल टाइम है, सीएफओ, सीईओ, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, ये सारे क्या है? ये इनको लिख देता हूँ फुल टाइम। ये सुबह 8 बजे आएंगे, शाम 9-10 बजे भी जा सकते हैं, 5-6-7 बजे भी जा सकते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय। और ये कौन से? इनको यहाँ लिख देते हैं विजिटिंग। सिर्फ कहाँ आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। लेकिन इन्हें पहले बता दिया जाएगा किस चीज में मीटिंग हो रही है, और इन्हें नोट्स भी भेजे जाएंगे। इसलिए नोट्स भेजेंगे, टॉपिक क्या है पढ़ के आए, नहीं तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे। ट्रैवलिंग कॉस्ट भी देनी है, अगर कराची से आया तो भाई एयर आएगा, पैसे देने पड़े, एक्सपर्ट आदमी। तो क्या लेके आएगा अपने साथ? एक्स्ट्रा नॉलेज जो उनके पास नहीं होगा। आमतौर पे जो फैसले न्यूट्रल करने होते हैं, न्यूट्रल समझते हैं, गैर जानिबदार, वो सारे एनईडी करते हैं।
जितने न्यूट्रल फैसले हैं वो डी नहीं करेंगे, वो एनईडी करेंगे। तो कौन से ऐसे फैसले हैं जिसको न्यूट्रल चाहते हैं हम? तो वो कहता है रिस्क को असेस करना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिया, एथिकल इश्यूज भी इन्हें दे दिए, और कंपनी के ऑडिटर के साथ बात करने का राइट भी इन्हें दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ये न्यूट्रल है। और एक और बड़ी मजेदारी की बात, इनकी सैलरी ये खुद नहीं बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएगा? एनईडीज। किसकी सैलरी बढ़ाएंगे? डायरेक्टर्स की। सीधी बात है, वो खुद बढ़ाएंगे तो वो कितनी बढ़ाएंगे बताओ? तो वे खुद ही बढ़ा देंगे भाई, आज भी अपनी सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए, तो क्या मैं बहुत मेहनती हूँ, आधा मुनाफा मेरा। क्या हाल है? इसलिए जो ऐसे मामला है जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्रूशियल मामला, वो सारे उनको दे देंगे। एनईडीज को कौन कौन से? रिस्क असेस आप करेंगे, हमारी गलतियां आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है ऑडिटर हमारे हिसाब किताब को चेक करने के लिए, वो भी आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। उसके साथ बात भी आप करेंगे। क्यों? ताकि ऑडिटर हमारे प्रेशर में ना आ जाए कि पैसे इनसे लिए, पता लगे रिपोर्ट ही सही नहीं दे रहा। तो ये एक निजाम बना दिया। तो ये कौन से लोग हैं? ये गैर जानिबदार लोग हैं। ये नॉमिनेट करेंगे, ये नॉमिनेट करेंगे। आप कहीं कहीं क्या कहना चाहते हैं? वो फिर अपने मतलब का बंदा कर लेंगे तो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर वो गलत लोग चूज करेंगे, लोग इनके शेयर मार्केट में बेच देंगे। इनको बल्कि ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जिनके बड़े बड़े नाम हो, ताकि इनके ऊपर लोग एतबार करें। जैसे आईटी कंपनी है तो बिल गेट्स को लेके आएंगे। तो जी बिल गेट हमारा एनईडी है, तो क्या होगा, एक इम्प्रेशन पड़ेगा ना कि यार ये एक ईमानदार आदमी। ठीक है जी। हमारे अकाउंट्स पे कमेटी, ऑडिट कमेटी को देखने के लिए जो एनईडी में शामिल है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब का बेटा है। तो एक ट्रस्ट पैदा हो गया ना कि यार देखो इतना न्यूट्रल बंदा लाए, बेईमानी तो नहीं करेगा। तो ये खुद ही अच्छे लोग लाएंगे, ऐसी बात नहीं। गलत लोग लाएंगे तो नॉलेज ही ना मिलेगा। वही तो चीज लैग कर रही है। अपने प्रोजेक्ट को जब आपने कामयाब बनाना होता है, तो आप अपनी टीम में घटिया बैट्समैन क्यों लाएंगे या बॉलर क्यों लाएंगे? यानी आप जान के कहेंगे आप इंडिया से मैच हार जाए? ये तो एक मैच है ना भाई, वहां भी तो कंपटीशन चल रहा है। अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो कंपटीशन टोयोटा और सुजुकी और होंडा से, तो आप अपने प्लेयर घटिया लेके आएंगे। अगर आप घटिया प्लेयर लाए हो तो आप पहले ही हार जाएंगे। तो आपका अपना स्टेक भी तो है ना, सैलरी है, पेमेंट है, और फिर इनको शेयर में भी हिस्सा मिलता है। तो इसलिए ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, बल्कि वो तो अच्छे से अच्छा ढूंढेंगे। क्यों? ताकि वो हमें लीगल मामलात में, आईटी के मामलात पे अच्छे अच्छे मशवरे दें। ठीक होगी बात? आप देखिए इन सब के काम की क्या बनेगी? कौन सी क्या बनी इन सब के काम की? एनुअल परफॉर्मेंस। और वो रिव्यू ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस किसके पास जाएगी? शेयर होल्डर के पास। और हर साल एजीएम में डिस्कस होगी। किसमें डिस्कस होगी? एनुअल जनरल मीटिंग। तीसरी मीटिंग में इलेक्शन होंगे, यानी 3 साल बाद इलेक्शन होंगे। एनुअल जनरल मीटिंग में सारी स्टेटमेंट डिस्कस होंगी। और अगर शेयर होल्डर उसी वक्त कहे नहीं नहीं तुम गलत काम कर रहे हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली डिसमिस कर सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को। राइट जी? बात समझ आ रही है? लिहाजा काम इतना आसान नहीं है, खासा टेक्निकल काम है। क्या हाल है बच्चों? तो रिपीट करते हैं, आपको निजाम समझ आया? अच्छा, ये किताब का हिस्सा नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था। मैंने कहा पहले निजाम समझा देता हूँ, फिर आपके लिए काम करना क्या होगा, आसान होगा। तो शुरू कहाँ से किया? कि हमने शेयर होल्डर को अलहदा कर दिया, मालिकान को। शेयर होल्डर इन असूलों के तहत ये बीओडीज काम करेंगे और शेयर होल्डर के सामने जवाबदेह होंगे, कानून को मानेंगे, और तमाम रिपोर्ट की क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये है कौन? ये वो लोग हैं जिनको शेयर होल्डर ने इलेक्ट किया है वोट डाल के, और वो बन के क्या, डायरेक्टर ऑफ द
कंपनी, उन्हें कंपनी की हिकमत अमली बनानी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी है, कंपनी के लोगों को हायर करना है, और जहां कमी आएगी नॉलेज की क्या रख लेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो खुद अच्छे रखेंगे, चूंकि उन्हें मैच जीतना है, और वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि जितने क्रूशियल मामला है उनको दे देंगे, रिस्क एनालिसिस वो करें, इन पे तनकीद वो करें, और इनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी वही बनाएंगे, इवन इनकी पे भी वही इंक्रीज करेंगे। और फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी, वो शेयर होल्डर के पास जाएगी। अगर शेयर होल्डर अप्रिशिएट करेगा, काम चलता रहेगा, और अगर वो किसी पे तनकीद करेगा तो रुक जाएगा। और कंपनी को हर बड़े फैसले की अप्रूवल किससे लेनी होगी, शेयर होल्डर से लेनी होगी। मिसाल के तौर पे आप सीमेंट बनाते हैं, और आप कहते हैं मैं सीमेंट के साथ सरिये का कारोबार भी करूंगा, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने शेयर किस लिए खरीदा था, सीमेंट के लिए। फिर आपको एजीएम बुलानी है और उससे इजाजत मांगनी है कि ये फिजिबिलिटी हम ये कर सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल बनाते हैं और गाड़ी बनानी है, उसकी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे, शेयर होल्डर। जो मालिक वो है वो इजाजत देगा, तो डायरेक्शनल फैसला कौन करेगा, शेयर होल्डर, और बाकी रोजमर्रा के काम आप करेंगे। सही है जी, जी बेटा। अच्छा सर जी, अब आपने बताया था कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं और ये सीईओ को भी, तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है उनके पास, ये ऐसी किसी नहीं देखिए, जो उनसे सबसे जो फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं हमेशा वही सीईओ को रखते जाते हैं, और जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उस इंडस्ट्री की वही हमेशा सीईओ बनते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप का मामला है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है तो सीईओ बन सकते हैं, और अगर आप फाइनेंस का नॉलेज रखते हैं फिर आप सीएफओ बन सकते हैं। ये बड़े मेन दो होते हैं। चेयरमैन का रोल सिर्फ वही है जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, बुजुर्ग है बस। डायरेक्टर के पास शेयर हो सकते हैं, क्योंकि अगर फर्ज करें वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया है, तो वो शेयर तो पहले उसके पास है, रख सकता है। एनईडी नहीं रख सकता, एनईडी को मना है, मालिकान कंपनी के। कंपनी वो ठीक, सबको पता है, सारे तो कंट्रोलर्स हैं, इनको सैलरी नहीं मिलनी। तो ये शेयर होल्डर्स हैं। देखिए आप एक कंपनी की शेयर होल्डर है, लेकिन आपके पास नॉलेज भी है, तो आप इलेक्शन लड़ लेती हैं, आपको वोट पड़ जाते हैं, आप एनईडी भी बन जाएंगी, शेयर होल्डर भी। हम इन्हें इनाम में भी शेयर होल्डर शेयर दे देते हैं। ये अच्छा, डायरेक्टली नहीं बन सकते। नहीं बेटा, मैंने यही तो आपसे बोला है कि आप शेयर होल्डर हैं, आपको एक बड़ा अच्छा काम भी आता है, आप इलेक्शन लड़ती हैं, आपको वोट पड़ जाते हैं, तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे। बात समझ आई आपको। लेकिन इलेक्ट आपको कौन करेंगे, बाकी शेयर होल्डर। तो आप वहां प्रेजेंट करेंगी कि मुझे मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, और मैं इससे पहले इतने ब्रांड मार्केट कर चुकी हूँ। तो शेयर होल्डर में आप ही शेयर होल्डर हैं, लेकिन आपने वहां जाके शेयर होल्डर को एक तकरीर की, स्पीच की, वो मान गए कि हाँ आप अच्छी हैं, उन्होंने आपको वोट डाल दिया, आप डायरेक्टर मार्केटिंग बन जाएंगे। वो कहेंगे आपने इलेक्ट किया एज ए डायरेक्टर, तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे। राइट जी। तो आप शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ जो एनईडी है उसको शेयर खरीदने की इजाजत नहीं होगी, ताकि वो न्यूट्रल रहे, उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, बस अपनी फीस तक रहे, उससे आगे ना रहे। राइट जी। बात समझ आती है, क्या हाल है? मतलब कि हम एनईडी नहीं बन सकते। नहीं, फिर एनईडी नहीं बन सकते आप डायरेक्टर बन गई ना, फिर एनईडी कैसे बनेगी? आप इधर आ गई ना, दोनों तरफ तो नहीं आ सकती ना। एनईडी तो आमतौर पे बुजुर्ग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, इंडस्ट्री के पुराने लोग होते हैं, इसलिए वो इस गेम में नहीं आते आमतौर पे, और वो कई कंपनीज में एनईडी होते हैं। ठीक है जी सही है। बेटा। अच्छा सर जी, आपने सीईओ है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये अपॉइंट करते हैं एनईडी में। ऐसे ही अभी एनईडी को इस सैलरी का क्या हिसाब होता है, फिर जब विजिट करेंगे तब विजिट के साथ, विजिट के साथ से मुझे एक कंपनी 5,000 रुपये देती है एक मीटिंग का। ठीक है, 5,000 देते हैं एक मीटिंग का। तो अभी वो कह रहे थे बढ़ा देंगे, लेकिन मुझे एज अ ऑनर बुला लेते हैं, या ऑनरेरियम दे देते हैं। मतलब पूरा साल काम होगा, तो इसकी रिपोर्ट में देंगे, पर रिपोर्ट हम एनईडी को देंगे ना रिपोर्ट शेयर होल्डर को देंगे आप, प्रिंट करके। मीटिंग में लानी है हाँ, तब देंगे। तब देंगे एनुअली। जी बेटा, बात समझ आती है? सवाल कर लें आप, कोई बात नहीं समझ आई तो सवाल कर लें। सर फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर हाँ डायरेक्टर हूँ। आपने ठीक है, बोला हो गए। कि एनईडी जो है वो हमारी इंक्रीज करेंगे पेमेंट और सैलरी वगैरह। जी जी। तो फिर मेरी तो ना इंक्रीज कर सकते, क्योंकि मैंने तो सैलरी पे करनी है ना सबको।
बिकॉज मैं शेयर होल्डर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, हाँ, तो मैंने इन सबको देनी है ना सैलरी। तो आपको भी तो सैलरी चाहिए। आपको सैलरी नहीं चाहिए, आप बेलौस काम करेंगे मैं शेयर होल्डर हूँ ना, मुझे तो तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट भी आएगा, दोनों आएंगे आपको। तो मुझे पे करेगा। बाबा कंपनी पे करेगी ना, आपको पे करेगी, मंथली पे नहीं करेगी आपको। वो जो आपके शेयर है उनका मुनाफा तो आपको मिलेगा ना। क्या समझे, आप शेयर होल्डर है, आपको शेयर का मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और आप साथ डायरेक्टर है तो डायरेक्टर की जो मंथली पे है वो भी आपको मिलेंगे, दोनों मिलेंगे आपको। सर जो डायरेक्टर है वो एलईडी के अंडर काम करेंगे। अंडर नहीं, इकट्ठे काम करेंगे, बोर्ड है जी। डायरेक्टर्स को पे वाले नहीं करेंगे। पे नहीं करेंगे, उनकी सैलरी फिक्स करेंगे। सैलरी पे कौन करेगा? कंपनी करेगी, सिस्टम करेगा। समझ आई बात की? डायरेक्टर क्यों पे करेंगे? डायरेक्टर तो उनके साथ बैठेंगे काम के लिए, ठीक है ना जी बच्चों? जी बेटी, बात समझ आई है कुछ? आप शेयर होल्डर हैं, आपको शेयर का मुनाफा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। आप इलेक्ट हो गई हैं एज अ डायरेक्टर, आपको सारा दिन काम करना है यहाँ एज अ जॉब, जॉब की तनख्वाह मिलेगी। और डिविडेंड तो कहीं 6 माह बाद मिलेगा जाके, जब हिसाब होगा, या साल बाद मिलेगा जाके। लिहाजा आपको दोनों मिलेंगे, आपका प्रॉफिट भी मिलेगा और आप सैलरी मिलेगी। लेकिन इनमें से कोई ऐसा डायरेक्टर भी तो हो सकता है ना जिसके पास शेयर्स ना हो, सिर्फ नॉलेज रखता हो और उसको डायरेक्टर रख लिया जाए, तो फिर उसको खाली क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब जरा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि हम एनईडी के अंडर काम करेंगे। ये हो रही है एजीएम, ये हो रही है एजीएम। यहाँ बैठे हुए हैं चेयरमैन, चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब बैठे, ठीक है? कौन बैठा हुआ है? चेयरमैन साहब। यहाँ बैठे हुए हैं सीईओ साहब, और यहाँ बैठे हुए हैं सीएफओ साहब, और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस साइड में हैं। सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस साइड में हैं, और सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी गलत हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस साइड में और एनईडी इस साइड में बैठ। तो इन्होंने इकट्ठे बैठ के क्या करना, कंपनी चलानी है। ठीक है, जो बात हो रही है, बहस हो रही है, बहस होगी बकायदा हर फैसले में, वो भी शामिल होंगे और ये भी शामिल होंगे। राइट? वहां हो सकता है वो एज अपोजिशन बैठे हो, कोई फैसला पसंद ना है उसको तनकीद कर सकते हैं। राइट जी? बात समझ आती है? तो चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलेंगे, उनका काम है। उनके दाईं तरफ सीईओ और सीएफओ बैठे हैं, इस तरफ कौन बैठे हैं? सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तरफ कौन बैठे हैं? सारे। और बहस कर रहे हैं आगे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करें, आगे कौन सा कारोबार हमें करना चाहिए। राइट जी? जी बेटा, अब सवाल कीजिए, आप बात करेंगे आपस में। आईपीओ, आईपीओ ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चंद लोगों ने बनाई है, वो अनाउंस कर देते हैं कि हमें शेयर्स बेचने हैं अपने, वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स बेच देंगे। तो अब जो आम आवाम शेयर्स खरीदेगी वो भी उनके साथ मालिक मालिक में हिस्सा बन जाएगी, हिस्सेदार बन जाएगी। गवर्नमेंट का तो मैंने कहा ही नहीं, तो वेयर द गवर्नमेंट इन्वॉल्व? ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है ही नहीं। पब्लिक लिमिटेड का मतलब है कि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। अब यूनिलीवर गवर्नमेंट की है, यहाँ गवर्नमेंट का तो मैंने कहीं गवर्नमेंट लाया हूं मैं कहीं? आप गवर्नमेंट को क्यों बीच में ला रही हैं? क्या समझी? पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मतलब है ये आम लोगों का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन है ये निजी कंपनी है ये। गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग इट, इट्स रनिंग बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर बीइंग इलेक्टेड बाय द ओनर्स हु आर द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर ने इलेक्ट किया और ये इस कंपनी को चलाएंगे, और अपनी माहिराना राय के लिए साथ एनईडीज को ले लेंगे। और चेयरमैन जो है वो दोनों को लेके साथ चलेगा, बहस करवाएगा, बात करवाएगा, फैसले को तय करवाएगा। राइट बच्चों? नहीं, फैसला मिलके करेंगे, डेमोक्रेसी।
यानी आपका ख्याल है ये ज्यादा पावरफुल होंगे या वो पावरफुल होंगे? नहीं, फैसला जहां जिसमें यूनानिमस डिसीजन हो जाए, ज्यादा लोग जिस तरफ, उनका वोट भी होगा, इनका वोट भी होगा फैसले, राइट। जैसे छह वो है, छह ही है, अब एक बात पे बहस कर रहे हैं, ये पांच एक तरफ है, एक राय दे रहे हैं, उनमें से कुछ उसी राय पे एग्री हो जाते हैं, तो जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो राय मान लीजिए। ठीक है जी बच्चों, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं ना लॉ में, या बच्चे कितने दिन सवाल करते रहते हैं निजाम को समझने के लिए, जी बेटे। इसकी सारी ये कहते हैं कि गेम में वोटिंग कराएगा जी नहीं, वोटिंग आप यहाँ यूज करेंगे, बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप ये कहिए कि फैसला जमहूरी तरीके से होगा, डेमोक्रेटिक वे में होगा, कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ज्यादा जो राय दे देंगे वो मान ली जाएगी। कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन हो, प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ भी करना जी। वो जो आपने इलेक्शन किया था उसके अंदर ही इलेक्ट हुआ था। हाँ, वो जो शेयर होल्डर जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने अपनी पूरी टीम का नाम नहीं दिया होगा। जैसे ये ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा है, वो ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये भी बताएंगे ना हमारा चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ, वो भी बताएंगे। आपको जो ग्रुप पसंद आएगा आप उसको क्या करेंगे, वोट डाल देंगे, और अगर जिसके वोट ज्यादा होंगे वो चेयरमैन नाम साथ ही आएगा। ठीक है, चेयरमैन दोनों के बहस करवाता है, फैसले करवाता है, डिसीजन करवाता है। जैसे आप कह लीजिए कि सेनेट का या असेंबली का चेयरमैन होता है, तो वो क्या करता है, सबकी बहस करवा के फैसले तय करवाता है। उसका ये रोल है कि डिसीजन करवाए। राइट हो गई बात बच्चों? ठीक है जी, कोई चीज जी जी जी, ये बस डिसीजन हो गया, अप्रूव हो गया, और किसने अप्रूव कराना है? यही तो मेन हमारे लीडर है। हाँ, फैसला तय हो गया ना, तो बस डन हो गया, वही लिख लिया, वो फैसले पे अमल दरामद हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो सैलरी है वो एनईडी डिसाइड करते हैं। उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? एनईडी। मैंने बताया वो विजिटिंग है, उनको उनको पर आवर मिलता है। मैंने बताया था कि मुझे कंपनी 5,000 देती है एक वो शेयर महीने, होल्डर थे। कंपनी के फंड में से आएगा यार, कंपनी का एक फाइनेंस सिस्टम होगा ना, उसमें से वो आएगा। तय कौन करेगा कितने में? वो यार अकाउंटेंट करेगा, और कौन? सीएफई में हमें तनख्वाह कौन देता है? मैं स्टूडेंट से लेता हूँ ट्रिक जाके, ये शेयर होल्डर निकालो मेरे पैसे, और भाई कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है, उसमें से सबको पैसे मिलेंगे। 10 भी दे सकते हैं, वो तय करेंगे, फिर एक रेट होगा सबका। वो मिलके आपस में तय कर लेंगे, ये डायरेक्टर्स ने। डायरेक्टर कंपनी तय कर लेगी यार ये रेट कम है, इसको बढ़ा दें, वो सब मिलके तय कर लेंगे। ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है। बार्गेन भी हो सकती है, आप सबसे ज्यादा काबिल हैं, आप ज्यादा पैसे ले लो। जी बेटा। कास्टिंग वोट, अगर तो पहले ही फैसला हो गया, 7 एक तरफ 5 एक तरफ, तय हो गया। अगर फर्ज करो 6 एक तरफ 6 एक तरफ, अब चेयरमैन का वोट किसका आएगा? कास्टिंग, वरना वो वोट डालेगी ही नहीं। लेकिन आप बहुत टेक्निकल चले गए, मैं तो सिर्फ बताना चाह रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, और एलईडी उसमें कौन होते हैं, और डायरेक्टर, मैं तो ये बताना चाह रहा था, आप तो पूरे सिस्टम में घुस गए। अच्छा, इसको इतना समझना काफी है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप सवाल जितने मर्जी कर लीजिएगा, हम आंसर कर देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगा है सिस्टम इसका? क्या हाल है, कुछ समझ आया कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे